जो आंदोलन दिखाई दे रहे हैं वो क्षेत्रीय है, जो आंदोलन दिखाई दे रहे हैं वो एक करंट मुद्दे पे लेकर वो आंदोलन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बेसिक उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर जो आंदोलन चाहिए था आदिवासियों का सामाजिक, वो आंदोलन आज देश में दिखाई नहीं देता है। इसकी संख्या बहुत कम है। इसका मतलब यह होता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासियों का प्रतिनिधित्व जो है वो एनजीओ कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासियों का जो प्रतिनिधित्व है कुछ राजनीतिक पार्टी, विशेष करके उच्च वर्णीय लोगों का, जो एक पढ़े लिखे उच्च वर्णीय के माध्यम से ये काम चालू है, उसमें कुछ संकीर्णता भी है। उनको वनवासी बोल के आंदोलन चलाया जा रहा। देश में रिप्रेजेंटेशन जो आदिवासियों का है वो प्रॉपरली, आदिवासियों का जो प्रतिनिधित्व है वो सरकार के सामने नहीं दिखाई देता है, यानी यहां पर भी आदिवासियों के सामाजिक आंदोलन नहीं दिखाई देता है। दोनों बातें, इस बात को फिर से समझ लीजिए आप कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो आदिवासी आंदोलन चलना चाहिए था, जो आप लोगों ने चलाना चाहिए था, आदिवासी समाज ने चलाना चाहिए था, वो एनजीओ चला रहे हैं। भारत में 80% जो पैसा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आदिवासियों के नाम पर, वो पूरा पैसा यहाँ के बड़े बड़े एनजीओ ले रहे हैं। और ये एनजीओ यहाँ के प्रस्तावित लोगों के हैं, बड़े बड़े लोगों के हैं, उच्च वर्णीय लोगों के हैं, आदिवासियों के संगठन नहीं है। आदिवासियों के उसमें लोग भी नहीं है। 2-4 आदिवासी दिखा देते हैं, 2-4 आदिवासियों को दिखाकर उसका वीडियो क्लिपिंग बना लेते हैं और उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बताते हैं। ये सच्चाई है। और जो आदिवासी क्षेत्रों में आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन को नक्सली आंदोलन या अलगाववादी आंदोलन ऐसा जो चल रहा है, ऐसे आंदोलनों का एक श्रेणी में रख दिए। यानी वहां पर भी आदिवासियों का जो सामाजिक प्रतिनिधित्व होना था वो खुले रूप से नहीं हो पा रहा है। यानी आप जब अपनी सामाजिक बात करोगे उस तबके में या उस क्षेत्र में, आप नक्सलवादी कहलाओगे। आप जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बात करने की इच्छा जाहिर करोगे तब आपके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं होगा। और जो आपके लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जा रहे हैं वो एनजीओ के मार्फत जा रहे हैं, अलग अलग लोगों के मार्फत जा रहे हैं। दूसरे लोग आपके लोगों को बड़े बड़े देशों में भेज रहे हैं, विदेश में भेज रहे हैं और उनको बोल रहे हैं कि भाई आप जाइए, अपनी बात रखिए। मुझे एक बात बताइए, किसी एनजीओ की बात को नेशनल रिकॉग्निशन मिलता है क्या? जब तक के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको परमिशन नहीं देंगी, आपकी बात यूनाइटेड नेशंस में भी रिकॉग्नाइज नहीं होगी, वो रजिस्टर्ड नहीं होगी। ये बात अलग है कि आपके लिए कोई दूसरी कंट्री के लोग अगर आपके लिए बात करते हैं तो बात अलग है, लेकिन भारत सरकार ने अभी तक के आपके लोगों का रिप्रेजेंटेशन, ट्राइबल का सोशल रिप्रेजेंटेशन नॉन एनजीओ, यानी जो एनजीओ के मार्फत ना हो और सामाजिक, शुद्ध रूप से सामाजिक है, ऐसा रिप्रेजेंटेशन आजादी के बाद से लेकर अभी तक के भारत में, भारत के आदिवासी लोग यूनाइटेड नेशंस में, संयुक्त राष्ट्र संघ में नहीं कर पाए। ये सच्चाई है। अगर हम लोग पूरी देश की आजादी की बात करते हैं, आजादी के बाद के आदिवासी आंदोलनों पे बात करते हैं, तो आपको ये सच्चाई माननी ही पड़ेगी, स्वीकार करनी पड़ेगी कि आपका सामाजिक रिप्रेजेंटेशन, आपका सामाजिक नेतृत्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे संयुक्त राष्ट्र संघ में नहीं गया और भारत में भी नहीं है। भारत में भी आदिवासी संगठनों को नहीं सुना जा रहा है और जो संगठन हमारे काम कर रहे हैं वो क्षेत्रीय लेवल पे काम कर रहे हैं। जैसे झारखंड में मुंडा, संताल और उराव आंदोलनों की आपको दिखाई देता है। मध्य प्रदेश में भील और गोंडवाना का आंदोलन आपको दिखता है, भीलवाड़ा और गोंडवाना का आंदोलन दिखाई देता है। महाराष्ट्र में आपको महादेव कोड़ी, इधर कुछ जगह पर माड़िया भाइयों का आंदोलन है, उधर आप कोरकू भाइयों का आंदोलन है, उधर वारली भाइयों का आंदोलन है और कुछ जगह पावरा और गावित भाइयों का आंदोलन दिखाई देता है, ठाकर भाइयों का आंदोलन दिखाई देता है। बटा हुआ है। अब आपके सामने सिचुएशन क्लियर हो गई कि आपकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या स्थिति है, राष्ट्रीय स्तर पे क्या स्थिति है
और आपका सामाजिक रिप्रेजेंटेशन जो है, जो सामाजिक नेतृत्व और प्रतिनिधित्व होना चाहिए, वो नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे समय आपकी भाषा में बदलाव, आपकी सोच में व्यापकता और आपके काम करने की जो शैली है वो सर्वसमाहित होनी चाहिए। वो किसी एक जाति के लिए, एक धर्म के लिए या एक वर्ग के लिए नहीं होनी चाहिए। वो पूरे देश के नहीं, विश्व के आदिवासियों को समाहित करने वाली आपकी सोच होनी चाहिए, जो आपको, जिसकी जरूरत है आपकी जनरेशन को। आज आप एक किसी नाम से बताइए, आप एक मुंडा का आंदोलन वो पूरे झारखंड में चला लेंगे। आप झारखंड के बाहर आप क्या चलाओगे? उराव का आंदोलन झारखंड, उड़ीसा, आसाम के कुछ क्षेत्र जो चाय बागान है, उसके अलावा ये आंदोलन आप कहां चला पाओगे? संथाल का भी वही हाल है, हमारे गोंडवाना का भी वही हाल है। इधर भीलवाड़ा का जो बात कर रहे हैं हम, भीलिस्तान की जो बात कर रहे हैं, एक तरफ गोंडवाना की मांग, दूसरी तरफ भीलिस्तान की मांग, उधर मुंडा प्रदेश की मांग, उधर नागालैंड की मांग। भारत में आदिवासियों के आंदोलनों का जो आइसोलेशन हुआ है, जो विभक्तिकरण हुआ है, जो उसमें अलगाव आया है, ये इस समाज की आने वाली जनरेशन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आप देख लीजिए, क्षेत्रीय आंदोलन पूरे समाज का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। इसके लिए पूरे समाज का अगर आपको प्रतिनिधित्व करना है तो आपको राष्ट्रीय आंदोलन की जरूरत पड़ेगी। तो वर्तमान में जो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन सभी जनजातियों को समावित करके, उनको केंद्रित करके, उनको एक जगह लाकर जो राष्ट्रीय आंदोलन आपने खड़ा करना चाहिए था, वो राष्ट्रीय आंदोलन हम खड़ा नहीं कर पा रहे हैं। और नहीं कर पाए, उसका बहुत बड़ा खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है हमको। हमारी राष्ट्रीय स्तर पे कोई बात ही नहीं हो रही, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे छोड़ दीजिए। कुछ क्रिश्चियन संगठन है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भेज रहे हैं, कुछ आरएसएस से प्रायोजित संगठन है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भेज रहे हैं। पैसा आदिवासियों का, सुविधा आदिवासियों की, लेकिन आदिवासियों को उसका प्रॉपर बेनिफिट नहीं मिल पाया। अब तक के भारत में जितना पैसा बौद्धिज्म के लिए नहीं आया है, जितना पैसा क्रिश्चियनिज्म और इस्लाम के लिए नहीं आया है, जितना पैसा आरएसएस के लिए नहीं आया है, उससे थोड़ा ज्यादा पैसा पिछले 50 सालों में आदिवासियों के नाम पर आया है। और वो पैसा कहां गया है, कैसे यूज हुआ है उसका आदिवासियों के लिए, ये कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। इसका कोई लेखा जोखा नहीं है, इसका कोई ऑडिट नहीं है। लूट मची हुई है इसमें, आदिवासियों के अंतरराष्ट्रीय फंड की लूट मचा ली है। अभी कुछ मूल निवासी नाम के संगठनों को भी इन्वॉल्वमेंट है, वो भी फॉरेन फंडिंग कर रहे हैं इंडिजिनियस पीपल के नाम पर। आज जरूरत है यूनाइटेड नेशंस में एज पर सुप्रीम कोर्ट आदिवासियों का रिकॉग्निशन होना चाहिए। आप देख रहे हो कि आदिवासियों को इंडिजिनियस पीपल का रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, इसलिए सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, बिरसा ब्रिगेड और अपने बाकी सब संलग्न संगठन समाज के, ये पिछले 20 साल से इस आंदोलन को इस लेवल पर खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, बहुत ज्यादा कामयाबी नहीं मिली इसमें, लेकिन जो बेस चाहिए था, जो आधार चाहिए था, वो आधार बनाने में मूवमेंट मिशन के लोग कामयाब हो गए। आज आपके पास 11 राज्य के आदिवासी है। 11 राज्य में एक जैसी मूवमेंट होनी चाहिए आदिवासियों की, इस दिशा में सोचा जा रहा है और काम से लोग तैयार हो गए, कर रहे हैं काम। जब हम इस स्तर पे, राष्ट्रीय व्यापक स्तर पे काम करते हैं, तो झारखंड में मुंडाओं को लगता है कि भाई ये जो आंदोलन चल रहा है बिरसा ब्रिगेड का, ये आंदोलन उनको खत्म करने के लिए चल रहा है। मध्य प्रदेश में गोंडवाना के लोगों को लगता है कि ये जो आंदोलन चल रहा है ये उनको खत्म करने के लिए चल रहा है। उधर निमाड़ मालवा में चल रहा है कि नहीं भाई, ये जो आंदोलन चल रहा है वो जैस को खत्म करने के लिए चल रहा है, या ये भीलिस्तान का जो आंदोलन है उसको खत्म करने के लिए चल रहा है। गुजरात में कुछ अलग कमेंट्स होते हैं।
ऐसी बातें भी सामने आती है। आपको इसको व्यापक दृष्टिकोण से सोचना पड़ेगा। उनको ऐसा महसूस होता है कि ये आंदोलन आखिर राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन बोल के हमारे आंदोलनों को ये लोग वैल्यूलेस कर रहे हैं, ऐसा एक आरोप भी आपके बीच में आ रहा है, जिसका फायदा दुश्मन उठा रहे हैं। तो इन बातों को भी आपको समझना पड़ेगा। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मूवमेंट का कोई भी आंदोलन, जो मिशन जो चल रहा है, ये जो राष्ट्रीय मिशन की हम लोग बात कर रहे हैं, ये मिशन सबको समाहित करने वाला मिशन है। ये सबको साथ में लेके चलने वाला मिशन है। ये किसी के विरोध में नहीं है। जो पूरे राष्ट्र के आदिवासियों को एक जगह लाने की बात कर रहे हैं, वो क्षेत्र के आदिवासियों के खिलाफ में कैसे हो सकते हैं? ये समझ के बाहर है। कुछ लोग हैं जो अपनी लीडरशिप बचाने के लिए, अपने आप को लीडर कहलाने के लिए, या अपनी प्रभुत्व को जमाने के लिए इसका विरोध कर रहे हैं। बिरसा ब्रिगेड का विरोध कर रहे हैं। मैं खुले तौर पे बोलना चाहता हूं, बिरसा ब्रिगेड ये सबको समाहित करने वाला आंदोलन है, और आपका आंदोलन है। ये किसी का निजी आंदोलन नहीं है, ये पूरे समाज का आंदोलन है। ये समाज की सोशल प्रॉपर्टी है। भाइयों, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर जो आदिवासी आंदोलन चल रहे हैं, उनमें समानता क्या है? पहली चीज तो यह है, हमारा किसी भी तरीके का सोशल कोऑर्डिनेशन अंतरराष्ट्रीय स्तर पे नहीं बन पाया है। एक आध देश के दो आदमी को जानने से यह होने वाला नहीं है। आंदोलन का समन्वय का मतलब यह है कि वहां जो चल रहे आंदोलन है, विश्व के 70 देशों में आदिवासियों के आंदोलन आज तीव्र गति से चल रहे हैं। उन 70 देशों से आपकी नेटवर्किंग है क्या? उन 70 देशों के आदिवासियों से आपका डायलॉग है क्या? संवाद है क्या? आपने किस टाइप का संवाद वो 70 देशों के आदिवासियों के साथ में स्थापित किया है? कोई संवाद नहीं है। आप ऐसी भाषा का उपयोग कर रहे हैं जो भाषा उनको समझती नहीं, और वो भाषा पे वो एग्री नहीं होंगे। जिस भाषा पर, जिस शब्द पर, जिस शैली पर, जिस आइडियोलॉजी पर पूरे विश्व के आदिवासी एक जगह आ सकते हैं, उसी को हमको अडॉप्ट करना पड़ेगा। और वो आइडियोलॉजी है कल्चरल आइडियोलॉजी, सांस्कृतिक सिद्धांत जिसको बोलते हैं। उसी पे पूरे आदिवासियों की एकता हो सकती है विश्व के। धार्मिक इस पे नहीं हो सकती। अगर आप विश्व के आदिवासियों को एक जगह लाना चाहते हो तो यह संभव ही नहीं है। मुंडा बोलेगा मेरा अलग धर्म है, गोंड बोलेगा मेरा अलग धर्म है, उधर भील अलग बोलेगा, संथाल अलग अपना, उराव अपना एक अलग धर्म की कंसेप्ट करेगा। इससे तो अलगाव होगा समाज में, दूरियां बढ़ेंगी, एक जगह आने की संभावनाएं समाप्त हो रही है धार्मिक आंदोलनों से। समाज के एक जगह आने का सबसे बड़ी चुनौती है। समाज के एक जगह आने की जो संभावना है उसको बढ़ाना चाहिए हमने, तो उसको कम कर रहे हैं। हम जातीय आंदोलन चलाने की बात कर रहे हैं, धर्म के नाम पे आंदोलन चलाने की बात कर रहे हैं। धर्म जरूरी है, लेकिन कभी कल्पना तो करें कि पूरे विश्व के आदिवासी एक धर्म को अपना ले। उधर कुछ आदिवासी क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं, कुछ इस्लाम को मान रहे हैं, कुछ यहां पे भारत में अधिकतर कुछ जगह पर आदिवासी हिंदू धर्म के भी तरफ झुकाव में आ गए हैं, जबकि वो हिंदू नहीं है, वो भी झुकाव में, वो भी मान रहे हैं। इधर कुछ लोग सिख धर्म की तरफ भी दिखाई दे रहे हैं, कुछ जैन धर्म की तरफ भी आदिवासी अभी नजर में आए, कुछ बौद्ध धर्म की भी तरफ आए, तो बटे हुए। लेकिन आदिवासी एक जगह कैसे आएंगे? जब इस प्रश्न की तरफ आप लोग सोचते हो तो आपको कल्चरल आइडियोलॉजी के अलावा कोई दूसरा पर्याय नजर नहीं आता है। यानी आपको संस्कृति के बारे में सोचना पड़ेगा, सांस्कृतिक भाषा करना पड़ेगा, सांस्कृतिक सिद्धांतों को खड़े करने पड़ेंगे, और सांस्कृतिक समानता का सिद्धांत खड़ा करना पड़ेगा विश्व के सामने। उदाहरण के लीजिए, हम लिंगों को, महात्मा लिंगों को, साइंटिस्ट लिंगों को, वैज्ञानिक लिंगों को, महाप्रतापी लिंगों को हम अगर एक देश से, एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर हम ले जाना चाहते हैं और उनकी आइडियोलॉजी को हम समझाना चाहते हैं, कैसे समझाएंगे? क्या तरीका है समझाने का? कौन निजात करेगा ये तरीका? कौन लेगा ये जवाबदारी? हम सीमित दायरे में हो गए हैं। पूरे देश में हम लोग सीमित दायरे में आ गए हैं। अलग अलग आंदोलन होने की
खतरा पैदा हुआ है कि आने वाले 10 साल के बाद में आदिवासी पूरे विश्व में जितने फैक्टर्स आदिवासियों के होंगे उतनी जातियां देश में आदिवासियों इनकी नहीं बनी होंगी, ब्राह्मणों ने नहीं बनाई होंगी, मनुवादियों ने नहीं बनाई होंगी, इतने फैक्टर आदिवासियों के होंगे। और ये एक षड्यंत्र है, षड्यंत्र है। इसको समझो कि आदिवासियों में अलगाव पैदा होना चाहिए। ये अलगाव पैदा करने के लिए भी एक मूवमेंट चल रही है आदिवासियों के बीच में, जो चला रहे हैं, जिनको आदिवासियों को नेस्त नाबूद करना है, इस देश के मूल निवासियों को नेस्त नाबूद करना है, गोंडियन लोगों को नेस्त नाबूद करना है, गोंडवाना, कोलवाना, भिलवाना, मुंडावाना, नगाईवाना, ये जो छोटे छोटे हमारे पॉकेट्स है, इन पॉकेट्स को वो खत्म कर रहे हैं, उसकी राष्ट्रीय व्यापकता को खत्म करना चाहते हैं। भाई मेरे को ये इंटरेस्ट नहीं है आज कि केवल मैं ये सोचूं कि मध्य प्रदेश के और महाराष्ट्र के और छत्तीसगढ़ के और कुछ राजस्थान के और गुजरात के भील, गोंड, महादेवकोड़ी या बारली या पावरा, बैगा, इन्हीं लोगों में ये समानता है कैसी होगी, ये एक सवाल मैं अगर मेरे को कोई पूछेगा तो मेरे को जब काम ही करना है आदिवासियों में एक एकाग्रता और एक समानता ढूंढने का, तो पूरे देश के आदिवासियों के बारे में क्यों ना सोचूं, विश्व के आदिवासियों के बारे में क्यों ना सोचूं। मैं क्यों छोटे प्रोजेक्ट पे काम करूंगा, क्योंकि जीवन तो एक ही बार मिलेगा आपको, और काम बड़ा है, चुनौती बड़ी है, और अपनी सोच छोटी रहेगी, हम कैसे काम कर लेंगे। हम तो आपस में ही लड़ रहे हैं। ये आंदोलन वो आंदोलन को खत्म करने के लिए बनाया गया, वो आंदोलन को खत्म करने के लिए बनाया गया, ऐसा कुछ नहीं है। जो ऐसा दावा कर रहे हैं मैं उनको खुला निमंत्रण देता हूं कि वो चर्चा करें, खुली चर्चा करें। जो सच रहेगी उस चीज को पूरा देश के नहीं विश्व के आदिवासी एक्सेप्ट करेंगे। साथियों, 9 अगस्त का आंदोलन बिरसा ब्रिगेड के माध्यम से पहली बार तेलंगाना में शुरू हुआ। बड़ी संख्या में अरेस्ट हुए लोग, बहुत बड़ा सेटबैक हुआ हैदराबाद में, हम लोग उसमें जेल गए। पहले 9 अगस्त किसी को समझता नहीं था, आज पूरे देश में 9 अगस्त की बात हो रही है। ये मिशन का बहुत बड़ा अचीवमेंट है। 15 नवंबर पे कोई बात नहीं करता था, आज पूरे देश के आदिवासी बिरसा मुंडा के आंदोलन को समझ रहे हैं, 15 नवंबर पे बात कर रहे हैं, उनके जन्मदिन पर बात कर रहे हैं। बिरसा मुंडा का आंदोलन इसलिए लाया गया ताकि भारत के जितने आदिवासी शहीदों का आंदोलन है उसको सामने लाया जा सके। हमारे लोग बहुत छोटी बुद्धि के हैं, उनको ऐसा लगता है कि बिरसा मुंडा का आंदोलन आया तो बाबूराव शेरबाके और रानी दुर्गावती का आंदोलन खत्म हो जाएगा। ऐसी सोच का आदमी लड़ाई तो बहुत दूर की बात है, एक अच्छा संगठन भी नहीं बना सकता है। ये सोच ही नहीं हो सकती है, ये बीमारी है, ये विचार नहीं है। ये बिरसा मुंडा का आंदोलन आने से राघोजी भांगरे के आंदोलन को फर्क नहीं पड़ेगा, राघोजी भांगरे का आंदोलन बढ़ेगा, टंटा भील का आंदोलन बढ़ेगा। ये समझ में नहीं आया किसी को। ये छोटी छोटी चीजों पर जब हम काम करते हैं तो हम लोगों को सोचना पड़ता है कि राष्ट्रीय स्तर पे कैसे काम होता है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कैसे काम होता है समाज के बारे में। तब आपको पता चलेगा कि आपको करना क्या है। आज आपके मिशनरी लोगों से भी आपके डायलॉग होने चाहिए, मुस्लिम भाइयों से भी डायलॉग होने चाहिए, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे आपको पाकिस्तान में भी आदिवासी है, जितने मुस्लिम कंट्रीज है वहां पर भी आदिवासी है। उनसे आपकी डायलॉग करने की आपने प्लानिंग करनी चाहिए, उसकी रणनीति क्या रहेगी आपकी। क्रिश्चियन कंट्री में आदिवासी है सबसे ज्यादा, आपका तरीका क्या होना चाहिए, कौन से लाइन आप रख के उन लोगों को अपने साथ में लाओगे। बौद्धिस्ट कंट्रीज में भी आदिवासी है। यह बात अलग है कि कुछ बौद्धिस्ट देश है आज जो इंडिजिनियस पीपल का विरोध कर रहे हैं, इस थ्योरी का विरोध कर रहे हैं, लेकिन बौद्धिस्ट कंट्रीज में भी आदिवासी है। उनके साथ क्या डायलॉग है आपके, उनके साथ किस तरीके के संवाद है, ये बताइए आप। साथियों, जब हम समाज में काम करते हैं,
समाज में बहुत सारे संगठन है भारत में। मेरी नजर में आज क्षेत्रीय संगठन करीब 44 क्षेत्रीय संगठन है जो बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। मेरी नजर में जो संगठन है जो अलग अलग इश्यूज पे काम कर रहे हैं, ऐसे कम से कम 240 संगठन है और 1700 एनजीओ है पूरे देश में जो बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं और आपका पूरा पैसा लूट रहे हैं। वो कौन है, क्या है, इसको ढूंढने की, समझने की और उस पर विचार करने की जवाबदारी आप पर है। मैं खुले रूप से अभी उस पर बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन जो समन्वय, जो इश्यू पर हम लोग आज बात कर रहे हैं वो है लैंग्वेज ऑफ लैंड, जमीन की भाषा। पहला सूत्र। दूसरा सूत्र है लैंग्वेज ऑफ कल्चर, संस्कृति की भाषा। तीसरा सूत्र है लैंग्वेज ऑफ सोशल यूनिटी, सामाजिक एकता की भाषा। लैंग्वेज ऑफ इंडिजिनियस राइट्स, मूल निवासी अधिकारों की भाषा। लैंग्वेज ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकारों की भाषा। लैंग्वेज ऑफ इंटेलेक्चुअल राइट्स, आपके जो विशिष्ट बौद्धिक अधिकार है उस पर। और लैंग्वेज ऑफ इकोनॉमिक राइट, आर्थिक अधिकारों की भाषा। ये जो भाषा है, ये जो थ्योरी है, इस थ्योरी के ऊपर पूरे विश्व के आदिवासी, देश के ही नहीं पूरे विश्व के आदिवासी आज आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। इसका कोऑर्डिनेशन खड़ा हो गया। आज 11 देशों के आदिवासी बिरसा ब्रिगेड की थ्योरी को मानने के लिए तैयार हो गए, उस चीज पर आज अमल करने की बात कर रहे हैं, वो काम से लग गए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि केवल बिरसा का नाम है तो पाकिस्तान का कोई आदिवासी होगा शहीद होगा, या अमेरिका रेड इंडियन कोई आदिवासी शहीद होगा, अफ्रीका में कोई आदिवासी शहीद होगा, क्रांतिकारी होगा, उसकी विचारधारा को दबाना, ऐसा नहीं होता है। उसको प्रमोट करने का तरीका रहता है, उसको सामने लाने का तरीका रहता है, और इस तरीके पर हमको आने वाली जनरेशन को सोचना ही पड़ेगा। संकुचित रहोगे तो मारे जाओगे, अलग अलग रहोगे तो मारे जाओगे, एक जगह रहोगे तो सुरक्षित रहोगे, बच जाओगे। मिशन इसी टेक्निक को लेकर बनाया गया है, इसी उद्देश्य को लेकर, इसी लक्ष्य को रखकर सामने लाया गया है। भाइयों, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आज जो बड़े प्रश्न है, जो आदिवासियों के संसाधनों का जो दोहन हो रहा है, उसका जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, वो देखने लायक है। अलग अलग रिप्रेजेंटेशंस जा रहे हैं। मेरे सामने एक डॉक्यूमेंट पड़ा है, हु आर इंडिजिनियस पीपल, मूल निवासी कौन है, इस पर बात चल रही है। मैंने पिछले एपिसोड में भी मैंने बोला कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट बोलता है 2010 में कि आदिवासी ही भारत के मूल निवासी है, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र संघ में बोलती है कि भारत में आदिवासी नहीं है। यानी भारत की सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी सुपरसीड कर देती है पॉलिटिक्स। जिन लोगों का इस देश पर वर्चस्व है, वो लोग ये बात रखने के लिए तैयार नहीं है कि कौन इसके मालिक है, कौन मूल निवासी है। सुप्रीम कोर्ट बोलता है, देयर इज नो अदर कोर्ट आफ्टर सुप्रीम कोर्ट। नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे नहीं बोल रहा हूं मैं। आपकी बात सुप्रीम कोर्ट भी नहीं मान रहा है, तो आप ये कौन सी जीत करके बैठे हो कि मैं भील हूं, मैं मुंडा हूं, मैं संताल हूं, मैं महादेव कोड़ी हूं, मैं वारली हूं, मैं ठाकुर हूं, मैं नागर हूं, मैं प्रधान हूं, मैं गोंड हूं, मैं कोरकू हूं। ये बच्चे जैसी जीत कैसी कर रहे हैं आप? बदल दोगे आप? क्या देने वाले हैं आप अपनी जनरेशन को बचाने के लिए क्या करोगे? मेरे को इस पर चर्चा तो खरी करो, ये विषय रखो सिर्फ कि आपकी जनरेशन कैसी बचेगी।
आपका आदमी जिंदा कैसे रहेगा? किस रास्ते से आपको लेके जाना है पूरे समाज को? ये मामूली जवाबदारी नहीं है और ये मुजूरी से भी नहीं होने वाला है, ये भाषणों से भी नहीं होना पड़ेगा। रिसर्च करना है, इस पर रात दिन लगे रहना है, अपने आप को पूरा झोंक डालना है उसके लिए। आपकी एक जिंदगी भी कम है, बार बार जीवन अपने को जन्म लेना पड़ेगा, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। लेकिन जब सोचे तो प्रश्नों के हिसाब से जब सोचते हैं तो बार बार जन्म लेना भी आपके लिए कम हो जाएगा। इतनी बड़ी आपके सामने चुनौतियां हैं साथियों। भारत के आंदोलनों में सबसे गंभीर बात यह है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, जहां से आदिवासी डेंस पॉपुलेटेड क्षेत्र है, वहां आपके आंदोलनों को गैर संवैधानिक आंदोलन डिक्लेयर कर दिया। आप भले आप नक्सलवादी आंदोलनों को समर्थन नहीं करते, लेकिन जब आप अपनी जुनैन मांग उठाते हैं तो दुश्मन आपको उसका स्टैंप लगाने के लिए कोशिश करता है कि इस आंदोलन को ये स्टैंप लगा दो, ये मारे जाएंगे। यही नॉर्थ ईस्ट में चल रहा है। मैं नॉर्थ ईस्ट के सभी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में कोऑर्डिनेशन में हम लोगों ने काम किए, बात की है, उनसे चर्चा भी चल रही है और वो मान भी रहे हैं कि ये बात सही है करके। वहां पे भी अलगाववादी आंदोलन का यही हाल हुआ है। ये हमको इन सब चीजों से बचते हुए डेमोक्रेटिक पैटर्न में, लोकतांत्रिक पैटर्न में, अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल अरेना, संवैधानिक दायरे के अंदर में किस तरीके से हम अपनी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मांग को रख सकते हैं, इसकी बौद्धिक सर्कस करनी पड़ेगी, इसकी बौद्धिक एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, जिसको वर्जिश बोलते हैं आप। ये करना जरूरी है। आपको पता नहीं चलता आपके पेट से रोटी निकाल ली जाती है, आपको पता भी नहीं चलता आपके पेट से रोटी निकालने की टेक्निक निजात कर ली है अभी, आपको पता भी नहीं चल रहा। तो फिर इसके खिलाफ में आपकी मूवमेंट कैसी होनी चाहिए कि जो आपकी पेट से रोटी निकाल रहे हैं उनको भी पता नहीं चलना चाहिए कि आपने अपनी रोटी तैयार कर ली है करके। इसको बोलते हैं, बिरसा मुंडा ने इसको बहुत अच्छा नाम दिया था, राघोजी भांगरे की टेक्निक, बाबूराव शर्मा की टेक्निक, भगवान टंटा भील की टेक्निक, तिलका मांझी की टेक्निक, सिद्धू कानू की टेक्निक, पूजा भील की टेक्निक। आप अब इसका विचार कर लीजिए। आप गुंडाधुर की टेक्निक, इनविजिबल पैटर्न, अप्रत्यक्ष रूप से संघर्ष का जो पार्श्वभूमि है वो ये कि आप अपने दुश्मन को ना दिखे। आप अपने दुश्मन को दिखोगे तो मार देंगे आपको। ना दिखते हुए आपको अपने मिशन को चलाना है, ये बड़ी बात है। और साथों साथ जो आपके वंशज लोग हैं, ओबीसी है, एससी है, माइनॉरिटी के लोग हैं, विजेएनटी के लोग हैं, ये लोगों को कोऑर्डिनेशन में लाइए आप। जो उच्च वर्णीय है, जो समाजवादी सोच रखते हैं, जो मानवतावादी सोच रखते हैं, उनको विश्वास में लाइए। ये सबसे बड़ी बात है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोऑर्डिनेशन अगर आप लोग खड़ा नहीं कर पाएंगे, मारे जाएंगे। देखो, एक बहुत अच्छी चीज इंदौर के 26 जनवरी की मीटिंग में हुई। मैं यहां उल्लेख इसका इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहे हैं। वहां पर हमने देश के वरिष्ठ और सबसे सीनियर पॉलिटिशियन शरद पवार जी को बुलाया था, साथ में चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश कमलनाथ जी को भी बुलाया, और हमने 26 जनवरी के दिन में भगवान टंटा भील की जयंती मनाई। उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एक यूनाइटेड नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव को, चौधरी जी को भी हमने बुलाया, फुलमन चौधरी जी। इस मीटिंग का, इस गैदरिंग का जो सर्कल बना और उसमें जो रिप्रेजेंटेशन और स्पीच शरद पवार जी ने दिया, और उन्होंने बोल दिया कि नहीं, आप आदिवासी को रिकॉग्नाइज करना ही चाहिए,
कि वो मूल निवासी है। उसका इंपैक्ट ये हुआ, यूनाइटेड नेशंस में कोट हो गया उसको, टाइम्स ऑफ इंडिया में वो कोट हुआ, और टाइम्स ऑफ इंडिया का डिस्कशन अभी इंटरनेशनल लेवल पे चालू हो गया कि किसी पॉलिटिकल, पहली बार भारत में किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता ने, उसके राष्ट्रीय नेता ने यह बात स्वीकार कर ली कि नहीं, आदिवासियों को मूल निवासी का दर्जा दे दो। ये गैर आदिवासी मूवमेंट और एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी, और वो खुल के बोल दी है, उसका इंपैक्ट हो बाकी सब पार्टियां ये सोचने लग गई है। ऐसा ना हो कि आने वाले इलेक्शंस में अभी पार्टी का एजेंडा बन जाए कि हम आदिवासियों को संयुक्त राष्ट्र संघ में मूल निवासी का दर्जा दिलाएंगे, यानी ये राष्ट्रीय पॉलिटिकल इश्यू बनने जा रहा है। ये बड़ी बात है। पवार साहब के स्टेटमेंट ने हलचल मचा दी है, सब लोग अलग टाइप का सोचने लग गए, क्रिटिक्स होने लग गए उस पर। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का कटिंग है, मैं उसको कोट करूंगा आप। तो जिस तरीके की आप गैदरिंग करते हो, जिस तरीके की आप एक्टिविटी करते हो, वो एक्टिविटी के रिजल्ट्स आने चाहिए मिशन में, और अगर वो रिजल्ट नहीं आ रहे तो हम फेल है। अभी मैंने गोंडवाना की 3 थ्योरी पे काम कर रहा हूं मैंने कुछ लोगों ने मेरे को कमेंट्स किया कि सतीश पेंदाम जी ये विरोध करते। मैं इंटरनेशनल लेवल पर अभी लिंगों पर काम कर रहा हूं। इंटरनेशनल लेवल पे मैंने 11 देशों में लिंगों के अवशेष निकाले हैं, और वो भारत से पुराने हैं। जो अवशेष लिंगों के यहां मिल रहे हैं, उससे ज्यादा पुराने लिंगों के अवशेष मेरे को दूसरी जगह मिले हैं। मैं कंफ्यूज हो गया हूं कि लिंगो यहां पैदा हुए थे कि बाहर, और हम लोग छोटी छोटी थेरीज अडॉप्ट करते हैं। ये बुद्ध के प्री बुद्धा, मैं जो बात कर रहा हूं, ये बुद्ध के पहले, अलार कलाम के पहले की बात मैं कर रहा हूं, अलार कलाम के लेवल की बात कर रहा हूं मैं। जो बुद्ध के इंस्पायरेशन, बुद्ध को जिनसे प्रेरणा मिली थी, अलार कलाम से, वो एनिमिस्टिक थ्योरी वाले लोग हैं। तो साथियों, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर का जो आंदोलन है, उसमें जो समन्वय बैठाने की चुनौती आप लोगों के सामने है, वो बहुत बड़ी चुनौती है। आप राष्ट्र के लोगों को एक जगह नहीं ला पा रहे हो, एक राज्य के लोगों को हम एक जगह नहीं ला पा रहे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कैसे करेंगे? ये बहुत आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, इसके लिए बहुत बड़ी कुर्बानी की जरूरत है, और हमको करना है। अगर नहीं करे जाओगे तो नामशेष हो जाएंगे आप। आप आदिवासी इसलिए हो क्योंकि आप गोंड हो, आप आदिवासी इसलिए हो क्योंकि आप मुंडा हो, आदिवासी इसलिए हो क्योंकि आप महादेव कोड़ी हो, आदिवासी इसलिए हो क्योंकि आप भील हो, आदिवासी इसलिए हो क्योंकि आप कोरकू हो, आंध हो, नगारची हो, हल्बी हो। ये एक परिभाषा तय कर रहे हैं हम। कुछ लोगों ने ये पूछना शुरू कर दिया, मैं तो भील हूं, मैं आदिवासी नहीं हूं, मैं तो गोंड हूं, मैं आदिवासी नहीं हूं। ये सोच कहां से आ रही है? ये प्लांट किया गया आपके बीच में, ये प्लांट किया गया, ये सोच आपके बीच में डाली गई है, जानबूझ के डाली गई है। आप में अलगाव आदि बातें पैदा होना चाहिए। ये आज जिस चीज पर आपको क्लेम करना है, दावेदारी करने के लिए, जमीन पर दावेदारी करने के लिए, जंगल पे दावेदारी करने के लिए, जल पे दावेदारी करने के लिए, मूल निवासी अधिकारों पे दावेदारी करने के लिए आदिवासी शब्द का उपयोग कर रहे हैं हम। और ये यहां नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी इसको मान्यता मिल गई है। वी आर टॉकिंग अबाउट द राइट्स ऑफ इंडिजिनियस पीपल। मूलवासियों की अधिकारों की बात कर रहे हैं हम। आपकी सोच को थोड़ा बदलाव लाना पड़ेगा। ये छोटे छोटे दायरे में कॉरपोरेशन का इलेक्शन, यहां का इलेक्शन, वहां का इलेक्शन, विधानसभा का इलेक्शन, राज्य के, देश के इलेक्शन में भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। ये तो सुनने के लिए तैयार नहीं है, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। अभी अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने छुट्टी दी 9 अगस्त की,
छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने छुट्टी दी, झारखंड गवर्नमेंट ने छुट्टी दी 9 अगस्त की। 9 अगस्त आदिवासी दिवस है, इसको राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिल गई है। आदिवासी दिवस को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिल गई है और आप अभी लड़ रहे हो कि हम आदिवासी नहीं है। इस सोच को कौन मानेगा? पूरे विश्व के लोग मान रहे हैं कि 9 अगस्त ये आदिवासी दिवस है, आप बोल रहे हो हम आदिवासी नहीं है। जी कैसी विरोधाभास हो गई कि नहीं? कहीं ना कहीं इस पर दूसरे तरीके से भी आपको सोचने की जरूरत है। लेकिन एक बात और डेंजर है, भारत सरकार के राज्य सरकारें आदिवासी दिवस को मान्यता देती है, लेकिन यही देश में यहां की जो गवर्नमेंट है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बोलती है कि आदिवासी ही नहीं है। अगर भारत में आदिवासी नहीं है तो आदिवासी दिवस की छुट्टियां क्यों दी जा रही है? देयर इज नो इंडिजिनियस पीपल इन इंडिया, ऑल आर इंडिजिनियस। ऐसा स्टेटमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गया था 1992 में, और उसके बाद से यही स्टेटमेंट को वो लोग आगे बढ़ा रहे हैं। उसको कंडेम करना है, उसका विरोध करना है। सुप्रीम कोर्ट बोलता है भारत में आदिवासी है। स्पीकर्स ऑफ गोंडी, स्पीकर्स ऑफ मुंडा, स्पीकर्स ऑफ संताली भाषा, स्पीकर्स ऑफ बिल्ली भाषा, दे आर द इंडिजिनियस पीपल ऑफ इंडिया। ये जो भाषा बोलने वाले लोग हैं ये भारत के मूल निवासी है, ये सुप्रीम कोर्ट बोलता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे 9 अगस्त को आदिवासी दिवस की घोषणा होती है, भारत की राज्य सरकारें इसकी छुट्टी देती है, बावजूद उसके भारत सरकार मानने को तैयार नहीं है कि भारत में आदिवासी और है और मूल निवासी है। तो आपका जो आंदोलन है इस चीज को समझने के लिए होना चाहिए। मैंने पहले ही आपको बताया कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय आंदोलन आपको 2 बातों पे चलाना पड़ेगा, और वो बातें जब आप रखते हो तो सबसे पहले लैंग्वेज ऑफ लैंड, लैंग्वेज ऑफ कल्चर, लैंग्वेज ऑफ ह्यूमन राइट्स, लैंग्वेज ऑफ नेचुरल राइट्स, लैंग्वेज ऑफ आपका जो बेसिक अधिकार है इंडिजिनियस राइट्स, मूल निवासी होने के अधिकार, ये किसका है? ये लैंग्वेज, ये जो आंदोलन है ये मैं बोल रहा नहीं हूं, ये मैं पहली बार नहीं बोल रहा हूं। टंट्या भील के आंदोलन में यही बात है, बाबूराव शर्मा के आंदोलन में, राघोजी भांगरे के आंदोलन में, सामा गोमा आन के आंदोलन में, आप तिलका मांझी का आंदोलन लीजिए, कुमरा भीमू का आंदोलन ले लीजिए, आप बाकी और भी लोगों का आंदोलन ले लीजिए, और खास करके महामानव क्रांति सूर्य भगवान बिरसा मुंडा का आंदोलन लीजिए, आपको यही दिखाई देगा। बिरसा मुंडा ये मॉडर्न, यानी इन सब पूर्वजों का, इनकी आंदोलन को बिरसा मुंडा ने सामने लाया, एक मॉडल के रूप में हम उसको लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम बाकी महापुरुषों का, उनका आदर करते करके बिरसा मुंडा का आंदोलन चला रहे हैं। बिरसा मुंडा का आंदोलन यानी पूर्वजों का आंदोलन। स्वयं बिरसा मुंडा ने बोला है, मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूं, ये जो मेरे पूर्वजों ने किए, पूरे देश के आदिवासियों ने किए, वो मैं कर रहा हूं। उस वक्त भगवान टंट्या भील को रॉबिन हुड का जो स्टेटमेंट आया था ब्रिटिश इंडिया में, वो स्टेटमेंट को बिरसा मुंडा पढ़ता है, 14 साल की उम्र में कोट करता है वो, कि मैं अपने जीवन में अगर मुझे कुछ करना है तो मैं टंट्या भील जैसा ही काम करूंगा। ये तो भगवान से बड़ा व्यक्ति है, बिरसा मुंडा जैसे व्यक्ति बोलते हैं उसको 14 साल की उम्र में इंस्पायरेशन, नॉट ए जोक। साथियों, आज समय है हम लोगों को, जब हम काम करते हैं संगठन में, संगठन के लिए काम करते हैं, तो 3 चीजों से बचना है। पहली चीज ये कि ये ध्यान रखो कि आपका कोई उपयोग ना करे। तीसरा, आप किसी एनजीओ की गिरफ्त से बाहर रहो। हमारी संगठन बड़े हैं लेकिन पूरा एनजीओ फंडिंग है। हमको एक बड़ा अट्रैक्शन है कि नहीं भाई मैं फॉरेन जाऊंगा, मैं आऊंगा। आपका अपना संगठन लेके जाइए ना फॉरेन, मेहनत करिए ना, उस मिशन को बाहर ले जाइए ना। आप अपने दुश्मन के प्लेटफॉर्म से अपनी खुल के बात रख सकते हो क्या? यह वास्तविक शास्त्र नहीं है, यह कल्पना शास्त्र है, ना धोखे में आ जाएंगे आप अपने प्लेटफॉर्म को सामाजिक लेवल पे करिए।
कोई भी पार्टी में रहिए, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आप पॉलिटिकल पद में रहिए, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपका प्लेटफॉर्म तो रहे, जायज बात तो रहे आपके पास। मैं ये 3 चीज आपको बचना है और 3 चीजें करना है। एक, जातीय दायरे से आपको बाहर होना है, आपको व्यापक सामाजिक दायरा सामने लाना है। उसके बाद आपको जब व्यापकता आप में आएंगी तो आप संगठन की सोच से दूर हो जाओ, मिशन की सोच में आओ। संगठन कुछ सीमित लोगों को लेकर कुछ लोगों द्वारा किया गया कार्य हो सकता है, लेकिन मिशन सभी लोगों द्वारा, सभी के हित में, सभी के द्वारा किया गया कार्य है, उसको मिशन बोलते हैं। और तीसरी चीज, जब आप अपने आप को मिशनरी बोल देते हो तो आप अपने परिवार के लिए, खुद के लिए जितने जवाबदार होते हैं उतने समाज के प्रति आप जवाबदार हो सकते हैं और देश के लिए उतने जवाबदार हो जाते हैं। ए मैन हु इज टोटल रिस्पॉन्सिबल, हु इज हैविंग टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस पर पूरे समाज का दायित्व है। ऐसी जब आप अपने आप में सोच लेते हो तब आप मिशनरी बन जाते हो। उस मिशनरी जीवन से ही कुछ रास्ते निकल सकते हैं, वरना चिल्लाने से, संगठन के सीमित दायरे में रहकर और जाति के सीमित दायरे में रहकर, धर्म के सीमित दायरे में रहकर आप इतनी बड़ी व्यापक सैर नहीं कर सकते। भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए पूरे विश्व में नहीं घुमा, उन्होंने भी आदिवासी संस्कृति का ही प्रचार किया। तब कोई बौद्ध धर्म नहीं था। जीसस क्राइस्ट ने जब काम किया तब कोई क्रिश्चियनिटी नहीं थी। जीसस क्राइस्ट के जाने के बाद में क्रिश्चियन धर्म का इन्होंने निर्माण किया। मोहम्मद पैगंबर के गुजर जाने के बाद में इस्लाम को इसमें सामने लाए। उन्होंने नहीं किया ये, उन्होंने थोड़ी बोला ये धर्म है। उनके किसी भी जगह पे आप देख लीजिए। और विशेषता यह है कि सभी ने आदिवासी संस्कृति को कोट किया। मैं इसलिए बार बार बोलता हूं कि जब भगवान पैदा नहीं हुए थे तब आदिवासी था। जब धर्म नहीं थी उसके पहले संस्कृति थी, सभ्यता थी। और जो संस्कृति और सभ्यता को मानने वाला वर्ग है और उसके आधार पर उसकी पहचान आज कायम है, वही मूल निवासी है। हु इज इंडिजिनियस पीपल? जिसकी संस्कृति कायम है, जिसकी सभ्यता कायम है और उस संस्कृति और सभ्यता के अंतर्गत उसकी पहचान आज वर्तमान में कायम है, वही मूल निवासी है, वही आदिवासी है। तो यहां कहां किसी का विरोध हो गया भाई? यहां किसी का कोई विरोध नहीं हुआ। सबको समाहित करने वाली कंसेप्ट है। लड़ाई अगर एक आदमी के लिए लड़ना पड़े और 9 लोग तकलीफ में रहे, ऐसी लड़ाई को कोई मतलब नहीं है। जब तक कि आप पूरे लोगों को साथ में लेके नहीं लड़ोगे, आपकी लड़ाई का कोई अर्थ नहीं रहेगा। आप बाबूराव शर्मा की लड़ाई का अध्ययन कीजिए, उनके संघर्ष का अध्ययन कीजिए। केवल गोंडों के लिए और प्रधानों के लिए नहीं लड़े, माड़ियों के लिए नहीं लड़े, पूरी जनजाति के साथ साथ बाकी लोगों को, जो शोषित पीड़ित लोग हैं, उनके साथ भी उनका जीवन गया। किसी भी महापुरुष का आप लड़ाई देख लीजिए। राघोजी भांगरे की लड़ाई से पूरा मराठा समाज, भोसला समाज, उस घराने के लोग, शिवाजी महाराज के वंशज प्रोटेक्ट हुए राघोजी भांगरे जी की लड़ाई से। मामूली आंदोलन नहीं रहा, सेम टंट्या भिल जी का आंदोलन है। तो आपको किसी भी चीज को देखने का एक व्यापक दृष्टिकोण आप लोग बनाइए। आज का जो विषय था, यह विषय है जिसको हम छूने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर अभी पूरी बात भी नहीं हुई है, सिर्फ अभी इसकी पार्श्वभूमि भी हम बात कर रहे हैं कि राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय आंदोलन आदिवासियों का कैसा है, अंतरराष्ट्रीय स्थिति कैसी है, आपको दिख रहा है, सब दिख रहा है। उसके बीच में आपको अपने लिए रास्ता बनाने की चुनौती है और ये चुनौती को पूरा करने की जवाबदारी आप लोगों पर है और कोई एक आदमी नहीं कर सकता है। बड़ी बात तो यह कि किसी एक आदमी के बहुत विद्वान होने से भी यह काम होने वाला नहीं है। यहां सामूहिक प्रयास होने चाहिए,
सामूहिक प्रयास, सामूहिक संघर्ष, सामूहिक नेतृत्व और सामूहिक संवाद और सामूहिक निर्णय वैचारिक केंद्रीयता पर आधारित सामूहिक संघर्ष ही समाज को मुक्ति की तरफ लेके जा सकता है, परिवर्तन की तरफ लेके जा सकता है, एक बड़े मिशन की तरफ ले जा सकते हैं। आपका जीवन अमूल्य है और आपके जीवन का पूरा उपयोग आपने इस बड़े मिशन के लिए काम करना चाहिए। आप शिव का ले लीजिए, भगवान शिव का कौन से धर्म से जोड़ सकते हैं आप? कोई धर्म का प्रचार किए क्या शिव ने? कोई बोल ही नहीं सकता है कि ये फलाने धर्म के है। ये तो कन्वर्ट कर रहे हैं उसको, वो तो सांस्कृतिक पुरुष रहे। तो आप इस चाल को भी समझ लीजिए। आप बहुत बड़ी चक्रव्यूह में फंसा हुआ है आदिवासी। विश्व के किसी देश में इतनी चुनौतियां आदिवासियों के सामने नहीं है जितनी भारत के आदिवासियों के सामने है। अगर भारत का आदिवासी अपनी बात को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेके जाएगा तो विश्व का आदिवासी खड़ा हो जाएगा। ये पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है। और भारत के सांस्कृतिक संघर्ष को समझो, अपनी बात को पहचानो। आप, ये मुझे भी करना पड़ेगा, आपको भी करना पड़ेगा। तो राष्ट्रीय आंदोलन, अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन, जब हम इस परिप्रेक्ष्य में सोचते हैं तो हमको राष्ट्रीयता पे कैसे काम करना है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हमको कैसे काम करना है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कैसे काम करना है। अब अगर राष्ट्रीय स्तर पे आपकी व्यापकता नहीं रहेगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कौन सुनेगा आपको? आप राष्ट्रीय स्तर पर अपने क्षेत्र की बात करोगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई क्यों बात करेगा आपसे? आप तो एक क्षेत्र के लिए बात कर रहे, आप तो एक जाति और समूह के लिए बात कर रहे, कोई दूसरा आदमी आपसे क्यों बात करेगा? जब आप पूरे लोगों के लिए बात करेंगे तो सब आपसे बात करेंगे। यानी संवाद की संभावनाएं निर्माण हो जाती है। आप संभावनाएं को ही समाप्त करने का आंदोलन चला रहे तो यह समाज के लिए पोषक नहीं हो सकता है, मेरी ऐसा मानना है। आप बताइए, उसके तर्क आपके पास है तो मैं यहां, आप मेरे से भी पूछ लीजिए। आप भाइयों, इस चर्चा में हम लोगों को यहां रुकना है। मैं चाहता हूं इस सब्जेक्ट को मैं कंटिन्यू करूं। नेटवर्क का प्रॉब्लम होने की वजह से हर बार थोड़ा सा लेट ये होता है, लेकिन मैं ग्रामीण अंचल से ही आकर फिर बैठकर फिर काम कर रहे, ये हो रहा है। मैं विचार मंच के तमाम लोगों को भी माफी मांगता हूं कि भाई ये समय पे नहीं जा पा रहा है, लेकिन मैं अगली बार ऐसी गलती नहीं करूंगा। एक पहले हो गई, ये दूसरी तीसरी गलती मैं नहीं करूंगा। आप लोगों से विनती है कि इस डायरेक्शन को समझो, इस विषय को समझो और इसका प्रॉपर एनालिसिस करने की ताकत रखो आप। ठीक है? मेरे लिए, आपके लिए, हम तमाम लोगों के लिए जरूरी है कि हम राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय लेवल पे किस टाइप का आंदोलन चलाएं और उसका अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव कैसे हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा समन्वय कैसा खड़ा हो सकता है। इन तमाम संभावनाओं को खड़े करने के लिए बेसिक चीजें, आइडियोलॉजी, वी रिक्वायर्ड आइडियोलॉजी। हम एक ऐसा सामाजिक सिद्धांत की आवश्यकता है हमें, जो सामाजिक सिद्धांत विश्व के आदिवासियों की व्यापकता को एक जगह करे, उनका अवशेष हमारे सिद्धांत में दिखाई देना चाहिए, उनका प्रतिबिंब हमारे सिद्धांत में दिखाई देना चाहिए। तब जाके समाज की एकता और समाज में एक व्यापक एकता और निर्माण की परिस्थितियां निर्माण होगी। यही सबसे बेस्ट है। मैं यहीं रुक जाता हूं। जय आदिवासी, जय बिरसा।